हम लोग ने पिछले वीडियो में मीनिंग ऑफ रिसर्च कवर कर लिया था। एंड देन हम लोग ने दोनों बी शेकली और वुडी के डेफिनेशन भी देख लिए थे रिसर्च पे। फिर हम लोग ने ऑब्जेक्टिव के चारों पॉइंट कवर कर लिए थे। अब हम लोग को इसके फीचर्स को कवर करना है। फीचर्स एंड देन चैलेंजेस और फिर क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रिसर्चर। तो फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट है कि हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च में कि ये एक प्रोसेस होता है कलेक्ट, ये जो हमारे रिसर्च मटेरियल होता है या डेटा होता है उसको कलेक्ट करने का, या उस रिसर्च मटेरियल को कलेक्ट करके आप जो भी रीड करते हैं, राइट करते हैं और उससे क्या करते हैं आप कि अपना एक रिसर्च वर्क तैयार करता है। तो ये एक तरह से वही बोल रहा है कि इट इन्वॉल्व प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड रीडिंग द रिसर्च मटेरियल कलेक्टेड एंड राइटिंग द मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड। आप अपना खुद का एक वर्क तैयार करते हैं, इसलिए उसे बोल रहा है कि आप मैन्युस्क्रिप्ट एक तैयार करते हैं। उसके बाद सेकेंड फीचर्स इसका है कि ये जो रिसर्च होता है इसमें वेराइटी ऑफ मतलब फोकस पॉइंट होता है। जैसे कि वो इश्यूज़ को फोकस करेगा, इवेंट्स को फोकस करेगा, किसी मूवमेंट को फोकस करेगा या कंसेप्ट को। तो ये फीचर्स, या अब हम लोग क्या समझ रहे, खास बात समझ रहे रिसर्च का, एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं रिसर्च का। अच्छा, आगे फिर क्या है कि ये रिकॉर्ड करता है रिसर्च हमारे, या इवेलुएट करता है किसी भी इंडिविजुअल के एकम्पलिशमेंट्स को या एजेंसीज या इंस्टीट्यूशंस के एकम्पलिशमेंट्स को। तो ये हो गया हमारा फोर्थ फीचर, सॉरी थर्ड फीचर छूट गया। अच्छा, ये कॉमन सा है थर्ड फीचर कि जो हमारा रिसर्च होता है वो शो क्या करता है, तो वो शोकेस करता है आपका पास्ट इवेंट्स के रिपोर्ट को। मतलब पास्ट में क्या क्या हुआ वो हम रिसर्च जब भी आप कैरी आउट करेंगे, आप अपना न्यू व्यू पॉइंट दें या कुछ भी नया मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करें, तो आपको पास्ट इवेंट्स को रेफ़र करना ही पड़ेगा। तो वही बोल रहा है हमारा थर्ड फीचर कि फ्लोइंग रिसर्च क्या है, फ्लोइंग और शो केसिंग वाइब्रेंट रिपोर्ट्स ऑफ पास्ट इवेंट्स। फोर्थ हम लोग ने कवर कर लिया। अब फिफ्थ पॉइंट है फीचर का कि जो रिसर्च होता है ये एक तरह से रिटन मटेरियल्स के रिव्यू होते हैं। और इसमें जो रिटन मटेरियल होता है उस पर आप एक तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और इसमें रहता है ओरल डॉक्यूमेंटेशन भी। इट बेसिकली रिलाइज ऑन अवेलेबल डेटा। ये सबसे बेसिक सा फीचर है। जो हमारा रिसर्च होता है वो बेसिकली किस पे रिलाई करेगा, आपके पास जो डेटा मतलब पहले से अवेलेबल है उस पे, और उसी के ऊपर फिर अपना आप नया व्यू पॉइंट बनाते हैं। फिर लास्ट पॉइंट बोल रहा है कि जो मेन पर्पस होता है, ठीक है, लास्ट जो बोल रहा है कि इसका जो मेन पर्पस होता है आपका रिसर्च का, वो ये होता है कि आपको किसी भी एक टॉपिक पे, मतलब आप अपने जिस भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसका क्या है कि उस चीज़ पे आपको गेन करना है क्लियर अंडरस्टैंडिंग, या ये क्या बोलते हैं, आपको उस टॉपिक पे जैसे कि आपने किसी टॉपिक पे रिसर्च किया, अब उस रिसर्च टॉपिक का आपको तीन एस्पेक्ट देखना होगा। पहला, पास्ट में क्या था वो, दूसरा कि अभी क्या सिचुएशन है प्रेजेंट में, मतलब या करंट भी बोल सकते हैं उसको। उसके बाद लास्ट, फ्यूचर में मतलब क्या उसका वो हो सकता है इफ़ेक्ट। अगर आप मान लीजिए किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, वो किसी मूवमेंट से रिलेटेड है, उस मूवमेंट से कुछ आया है आइडियाज़, तो उस आइडियाज़ का क्या इफ़ेक्ट होगा, मतलब क्या इफ़ेक्ट हुआ जब वो मूवमेंट हुआ पास में, फिर क्या उसका प्रेजेंट में कैसा उस आइडिया का सिचुएशन है, फिर फ्यूचर में क्या उसका पड़ सकता है। तो वही बोल रहा है मेन पर्पस जो होता है रिसर्च का, गेन करना होता है क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ पास्ट ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर इवेंट्स रिलेटेड टू लाइफ प्रोसेस। तो ये हमारे 7 फीचर्स थे रिसर्च के। इससे पहले हमने क्या देखा था, रिसर्च का मीनिंग, और दो स्कॉलर्स के हम लोग ने डेफिनेशन देखे थे, एक वुडी थे और एक बी शेख अली थे। फिर हम लोग ने ऑब्जेक्टिव्स देखा, और ये हम लोग का फीचर हो गया। अब हम लोग को पहले देखना है चैलेंजेस कवर करना है, ठीक है।
तो चैलेंजेस जो है हिस्टोरिकल रिसर्च का, बेसिकली मैंने मेजर चैलेंजेस लिया है 3। सबसे पहला प्रॉब्लम ऑफ सोर्सेस, दूसरा सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, थर्ड डिस्टॉर्शन। तो इसमें जो 2 इजी पहले हम लोग कवर करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ सोर्सेज देखते हैं और डिस्टॉर्शन समझते हैं, फिर हम लोग लास्ट में सिलेक्शन ऑफ टॉपिक के साथ डील करेंगे। तो पहले आते हैं प्रॉब्लम ऑफ सोर्सेज पे। तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ सोर्सेज है ये एक सीरियस चैलेंज है हिस्टोरियंस के लिए। किसमें? तो जब वो रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं पास्ट को। ये मेरे को समझाने का ज़रूरत नहीं है, पिछले वीडियो में हम लोग ने एग्जाम्पल लिया था एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में, वो जो गैप को ब्रिज, मतलब ब्रिज बनाने का बात हो रहा था, गैप फिल करने का बात हो रहा था। तो उससे हम लोग समझ सकते हैं कि हिस्टोरियन के पास कितना चैलेंज होता है जब वो उसके पास सोर्स ही अवेलेबल नहीं होते पास्ट को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। इसमें बोल रहा है कि जो क्वालिटी होता है हिस्टोरिकल रिसर्च का वो किस पे डिपेंड करता है? वो इस पे डिपेंड करता है कि किस वैरायटी का सोर्स एक रिसर्चर ने कलेक्ट किया, और वो सोर्स रिलायबल है या नहीं। वाइल सोर्स मस्ट बी रिलायबल, मतलब उसे रिलायबल होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए, मतलब सही सोर्स होना चाहिए। एक और बात इम्पॉर्टेंट होती है कि उसको, रिसर्चर को उस सोर्स का ओरिजिन समझना होगा। अगर कोई जैसे कि हम लोग किस किसका एग्जांपल है, हम लोग एग्जांपल लेते हैं गुप्ता एज का। गुप्ता एज में कौन थे जिन्होंने बोला था कि गुप्ता एज मतलब गोल्डन पीरियड था इंडियन हिस्ट्री में? तो एक हिस्टोरियन का नाम आपने सुना होगा, फाहिन। उन्होंने बोला था उसको, मतलब गोल्डन एज या गोल्डन पीरियड रेफ़र किया था। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये कोई भी हिस्टोरियन कोई भी इंडिविजुअल या स्कॉलर रिसर्च कर रहा है गुप्ता पीरियड पे, तो उसको जितने भी सोर्सेस उसे मिलेंगे उसमें मेजर उसको सोर्स का ओरिजिन देखना होगा। जैसे कि वो फाइन का लिखा कोई बुक देगा, ले लेगा, तो उसका ओरिजिन उसे पता होना चाहिए कि ये भाई आया कहाँ से। तो वो फाइन जो था वो एक तरह से ट्रैवल करके आया था, और उस चाइनीज़ ट्रैवलर था, उसने मगध में टाइम स्पेंड किया था और उसने सिटीज़ को भी देखा था। तो ये सब उसे पता होना चाहिए कि अगर उस कोई सोर्स को यूज़ कर रहा है तो उसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, बिकॉज नो मैटर कितना मेटिकुलस प्रोसेस है रिकवरी का, जो इंटरप्रिटेशन होगा और प्रेजेंटेशन होगा वो एक तरह से जब हम लोग सम अप करेंगे तो हो सकता है कि जो सोर्स अवेलेबल है उसके हिसाब से ना जाए, या हो सकता है वो जो रिसर्च वर्क सम अप करे वो एट पार ना हो। तो इसमें क्या बोल रहा है आगे कि वही जो जो भी सोर्स वो सेलेक्ट करेगा रिसर्चर, ज़रूरी है कि उसको उसके ओरिजिन का पता हो कि वो सोर्स आखिर आया कहाँ से। वो ऐसे ही कोई सोर्स उठा नहीं सकता है। ऑल राइट, फिर बोला जा रहा है कि द डेफिशिएंसी, मतलब इसमें बोल रहा है कि जो हम जब कोई रिसर्च करता है तो उसमें क्या होता है कि उस टाइम के कंटेम्प्रेरी सोर्सेज, मतलब उस टाइम के सोर्स का अभाव होता है। ठीक है, वही बोल रहा है डेफिशिएंसी ऑफ रिटन या कंटेम्प्रेरी सोर्स, उस टाइम का अभाव होता है। इससे क्या होता है कि जो आपका स्कॉलर होता है वो अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढता है, और ये जो अल्टरनेटिव सोर्सेज होते हैं पर्टिकुलरली, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है ये ओरल सोर्सेज होते हैं। ठीक है, ओरल ट्रेडिशन, मतलब कहाँ एक तरह से, मतलब जब उन्हें कोई सोर्स नहीं मिल पाता है तो वो किधर जाएंगे, कहीं सुनी बातों पे, तो वही ओरल सोर्सेज के तरफ वो इंक्लाइंड हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि उन्हें कैसे मिलती है, मेनली इन फॉर्म ऑफ मिथ, मतलब वही जो जिसका कोई अता पता ना हो, मतलब वो सच है या झूठ है। लेजेंड, मतलब कोई बड़ा तारीफ़ किया हुआ स्टोरी कि हाँ ये राजा था वो राजा था, किसी सॉन्ग के फॉर्म में मिलेगा। तो ये सब क्या हो गया, ओरल सोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो गया, वो सोर्स नहीं मिलने के कारण, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ सोर्सेज के कारण। तो जो ओरल सोर्सेज है वो क्रोनोलॉजी के प्रॉब्लम के साथ आते हैं। तो यही होता है प्रॉब्लम ऑफ सोर्सेज। आपको जो सोर्स मिल रहा है उसमें भी चैलेंज है कि आपको बताना होगा कि सोर्स आखिर बताना क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि उसका ओरिजिन क्या है। और अगर आपको नहीं मिला तो आप किधर शिफ्ट करेंगे, ओरल सोर्सेज की तरफ। फिर उसमें क्या प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम ऑफ क्रोनोलॉजी, वो मिथ के फॉर्म में आपको मिलेगा।
ऑलराइट, तो जैसा कि मैंने बोला था, ये हो गया आपका प्रॉब्लम ऑफ सोर्सेज। अब हम लोग देखते हैं डिस्टॉर्शन। चैलेंजेस में प्रॉब्लम हो गया डिस्टॉर्शन, फिर सिलेक्शन ऑफ टॉपिक देखेंगे। ऑलराइट, तो डिस्टॉर्शन क्या है? डिस्टॉर्शन मतलब क्या होता है? जैसे किसी चीज़ ओरिजिनल फॉर्म को बर्बाद करना। जैसे कि लड़की लोग का चेहरा कितना सुंदर होता है, पर वो लोग तोप लेती है मेकअप और बर्बाद कर लेती है, पूरा रेड रेड लिपस्टिक तोप लेगी, पाउडर थोप लेगी, और फिर वो लोग कुछ ज़्यादा ही ओवर हाइप दिखती है। तो उसी को कहते हैं डिस्टॉर्शन, मतलब टैम्परिंग या ऑल्टरिंग द ट्रू नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। जो नेचुरल ब्यूटी है उसको टैम्पर कर देना। लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री में डिस्टॉर्शन होगा बेसिकली टैम्परिंग और ऑल्टरिंग द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट या फैक्ट्स। आप फैक्ट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टॉर्शन जो है ओरल ट्रेडिशन में आपको सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि एक कहानी 2 जनरेशन तक चलेगी, 3 जनरेशन तक, जैसे वो 4th जनरेशन शिफ्ट किया तो उसमें अपना व्यू पॉइंट सब ऐड कर देता है, ठीक है। डिस्टॉर्शन ओरल ट्रेडिशन में या तो वही बोल रहा है ऑल्टर हो जाता है ट्रेडिशन, या अडेप्ट कर लेता है कुछ और बेस, मतलब जैसे जैसे दूसरे जनरेशन में पास होता है तो समाज के साथ उसमें नया मतलब टिंज मिल जाता है, मतलब पूट बोलते हैं ना, उसमें पूट आ गया किसी नया थॉट का, तो वो डिस्टॉर्शन होता है आपका ओरल सोर्सेज में, ठीक है। फैक्ट्स के साथ भी डिस्टॉर्शन हो जाएगा। तो हिस्टोरियंस जो है ये दिक्कत बहुत एनकाउंटर करते हैं प्रॉब्लम। जैसे कि जब 2 सोसाइटी है, किसी एक ही इवेंट का वो आप मतलब अकाउंट दे रही है, 2 सोसाइटी है और एक सेम इवेंट का अकाउंट दे रही है, मतलब इन्फो दे रही है, तो जो गिवन एविडेंस है वो कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 सोसाइटी है ना, एक बोलेगा नहीं ए था तो दूसरा बोलेगा नहीं बी था, तो यहीं से डिस्टॉर्शन, मतलब हिस्टोरियन को ये चैलेंज फेस करना पड़ता है, या मतलब मेन पॉइंट से ये कॉन्ट्राडिक्ट भी हो सकता है। जो उसके पास इन्फो है वो फिर वो सोसाइटी का सुना, मतलब सेम इवेंट पे दोनों सोसाइटी का, तो वो अलग मिला। तो ये है आपका थर्ड चैलेंज, डिस्टॉर्शन। अब हम लोग का लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिलेक्शन ऑफ टॉपिक है, और उसके बाद क्वालिटीज़ ऑफ गुड रिसर्चर देखना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, ये कैसे चैलेंज है। तो ये सिलेक्शन ऑफ टॉपिक या सब्जेक्ट जब आप चूज़ करते हैं, कोई मजाक का बात नहीं होता। यहाँ पे प्रोफेसर हॉकेट अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं या टॉपिक पे बोल रहे हैं कि हर टॉपिक को मतलब एक अपना ही तरह का प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग चाहिए होता है, मतलब उस पर आपको पहले से बेस चाहिए होगा, फाउंडेशन चाहिए होगा। जैसे कि ये आगे बोलते हैं, अगर वो इकोनॉमिक हिस्ट्री है तो राइटर जो मतलब रिसर्च कर रहा है वो उसके पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स भाई है क्या। बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब अगर आप इकोनॉमिक हिस्ट्री का वो कर रहे हैं रिसर्च, तो आप फेमिलियर होने चाहिए इकोनॉमिक्स के साथ। अगर आप डिप्लोमेटिक थ्योरी दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको एलिमेंट्स पता होना चाहिए इंटरनेशनल लॉ के, आपको एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आनी चाहिए, फ्रेंच जर्मन स्पेनिश कुछ भी हो सकता है। तो ये कब, जब आप डिप्लोमेटिक थ्योरी देना चाहते हैं। तो वही प्रोफेसर हॉकेट बोलते हैं कि हर टॉपिक को अपना एक बेस चाहिए होता है, चाहे वो इकोनॉमिक हिस्ट्री हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक थ्योरी देना हो। ऑलराइट, उसके बाद बोलते हैं कि हम लोग आगे देखते हैं, वो तो प्रोफेसर हॉकेट हो गए। एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ रिसर्चर, मतलब रिसर्चर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये सब्जेक्ट मैंने काटा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे और लगा, मतलब सॉरी यहाँ पे और लगा लीजिएगा टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि रिसर्चर के लिए सब्जेक्ट टॉपिक चूज़ करना डिफ़िकल्ट होता है। अगर रिसर्चर फेल कर जाता है आपका प्रॉपरली सेलेक्ट करने में, तो वो अपना वर्क के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा। अच्छा, क्यों ये डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि कितने लोग आ जाते हैं एक तरह से नौसिखिया लोग रिसर्च करने, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका इंक्लाइन या इंक्लिनेशन उनका किस तरफ है, एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ, मिडाइवल की तरफ, मॉडर्न की तरफ। आपको पता होना चाहिए कि आपको रिसर्च आखिर किस फील्ड में करना है। बिफोर मेकिंग फाइनल वही सिलेक्शन टॉपिक रिसर्च कर, एक रिसर्चर को क्या चीज़ की ज़रूरत होती है?
कंसल्ट करने की। अब किसको कंसल्ट करेगा? स्कॉलर्स को, जो ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं, हिस्टोरियंस को, मतलब जिस भी फील्ड में रिसर्च करना चाहता है, जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट के हिस्टोरियन को या किसी स्कॉलर को। रिसर्चर को पता मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो आपका हिस्टोरियन स्कॉलर एडवाइस दिया उसी के हिसाब से करो, नहीं, आपको जस्ट एडवाइस लेना है। एंड वो एडवाइस जो आप हिस्टोरियन स्कॉलर से लेंगे वो आप पे बाइंडिंग नहीं होगा, आप बाध्य नहीं होंगे उसको फॉलो करने के। ही शी शुड, मतलब उनको अपना, जो रिसर्चर है, ही है या शी है जो भी, उनको अपना विजडम यूज़ करना होगा, अपना दिमाग यूज़ करना होगा, अपना इंटरेस्ट देखना होगा कि मतलब किस तरफ आपका इंक्लिनेशन है, और फिर आप रिसर्च कर सकते हैं। सो पॉइंट क्या क्या कंसिडर करना चाहिए रिसर्च के टाइम? तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट देखेंगे। जाहिर सा बात है, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में, उसी को आप सेलेक्ट करेंगे केयरफुली, कि ताकि आप डेविएट ना हो पाए। अगर आपने डिसइंटरेस्ट वाला कोई चीज़ सेलेक्ट कर लिया तो आप 5 दिन इंटरेस्ट दिखाएंगे, 10 दिन इंटरेस्ट दिखाएंगे, बट यू वोंट बी डिसिप्लिन। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट ही चूज़ करना पड़ेगा या टॉपिक। क्यों? क्योंकि ये ईयर्स के लिए होता है रिसर्च, ठीक है, 1-2 दिन का बात नहीं होता है रिसर्च। ऑलराइट, वही यहाँ पे बोल रहा है जो मैंने बोला कि किस ब्रांच ऑफ हिस्ट्री में उसे रिसर्च करना, उसे पता होना चाहिए, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, जिसमें उसका ग्रेट इंटरेस्ट हो। और उसको ये भी दिमाग में रखना होगा कि टॉपिक जो है वो सोशल, मतलब उसका बेस क्या है, सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, रिलीजियस एस्पेक्ट है, वो उसे पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है, उसके पास रिलायबल रिसर्च मटेरियल होना चाहिए। ये हम लोग ने उसी पॉइंट में ऊपर अभी कवर किया था कि जो रिसर्च मटेरियल होंगे आपके, वो रिलायबल होने चाहिए। मतलब आपको उसके सोर्स, जो जहाँ से भी आप ले रहे हैं रिसोर्सेज, आपको उसका ओरिजिन पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोल रहा है थर्ड की स्केल ऑफ स्टडी के बारे में बोला जा रहा है। इससे पहले कि आप फाइनल सेलेक्शन करें रिसर्च टॉपिक का, एक रिसर्चर को मतलब ये आवश्यकता होती है कि उसका टॉपिक मैनेज हो पाएगा कि नहीं। ठीक है, मैनेजेबल कहने का मतलब नेसेसरी नहीं है कि टॉपिक सूटेबल हो रिसर्चर के लिए या गुड हो ये दूसरों के लिए वो टॉपिक। तो इसीलिए हर रिसर्चर को ज़रूरत होती है कि अपना वो प्रोज कॉन्स देखे और तब फाइनल सिलेक्शन करे। मतलब स्केल ऑफ स्टडी देखा जाता है बेसिकली कि आप, अब अगर आप ये एंशियंट हिस्ट्री पे चल जाएंगे रिसर्च करने, आपको सोर्सेज ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अपना लिमिटेशन देख के, सब कुछ देख के तब ये करना चाहिए, मतलब रिसर्च उस टॉपिक पे। उसके बाद बोल रहा लैंग्वेज ऑफ द मटेरियल अवेलेबल। आपको ये भी देखना होगा कि आप भले ही रिसर्च कर रहे हैं, जो सोर्सेज अवेलेबल है वो आपके लैंग्वेज में अवेलेबल है कि नहीं। आप इंग्लिश में रिसर्च कर रहे हैं और आपको सोर्सेज मिलेगा फ़ारसी में, तो आप, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ यूज़फुल सब्जेक्ट बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी सब्जेक्ट पे आप रिसर्च कर देंगे। ठीक है, ऐसा सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होगा जो एक तरह से यूज़फुल हो सोसाइटी के लिए, पीपल के लिए। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है कि जिसके साथ आप जस्टिस ही ना कर पाओ। मतलब आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि टॉपिक ऑफ रिसर्च जो है वो यूज़फुल भी हो सोसाइटी के लिए और आगे आने वाले जनरेशन के लिए, और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, और एनर्जी जो है वो सही डायरेक्शन में यूटिलाइज हो। उसके बाद है स्ट्रेस ऑन ओरिजिनलिटी। ये क्यों बोला गया? आपके रिसर्च का पूरा बेस ही होता है कि आपका वर्क ओरिजिनल होना चाहिए। ये नहीं कि वो आप कहीं से उठा के कॉपी कर दिए, तो वो आपका रिसर्च नहीं माना जाएगा। तो रिसर्चर को दिमाग में रखना पड़ता है कि वो मतलब उसके पास कैपेबिलिटी है या नहीं ओरिजिनल वर्क प्रोड्यूस करने का, या फ्रेश वर्क देने का, या फ्रेश ओरिजिनल आइडिया देने का। ठीक है, क्योंकि रिसर्च वर्क का एंड वही होता है, आपको अपना ओरिजिनल व्यू पॉइंट, ओरिजिनल आइडिया देना होगा। ऑलराइट, उसके बाद है क्लियर व्यू अबाउट ऑब्जेक्टिव्स। तो वही बोल रहा है कि जो थीसिस रिसर्चर प्रोड्यूस करेगा उसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर उनका एक क्लियर व्यू होना चाहिए। उसके बाद अवॉइड इनको क्या बोलते हैं, टू अवॉइड रिसर्च वर्क ऑन कंपैरेटिव हिस्ट्री। वही मैं बोल रही हूँ, जैसे हम लोग
क्लास इसमें जब हम लोग क्लास 10 में थे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वाले में। सो ऑल राइट, थैंक यू।